हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, सही टाइम पर एक पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो उससे जितना मुनाफा कमा सकते हैं वो किसी ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक से कभी नहीं बनता। और यही वजह है कि कोविड-19 के बाद से आज मार्केट में पेनी स्टॉक लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं पेनी स्टॉक के पीछे भाग रहे हैं, बल्कि म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर भी पेनी स्टॉक पर नजर बनाए बैठे हैं। अगर आप 3-4 साल पीछे जाएं तो एफआईआई सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक में खरीदारी करते थे क्योंकि पेनी स्टॉक में रिस्क है। उनका नज़रिया बदला है, वो पेनी स्टॉक की तरफ भी घूम रहे हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही पेनी स्टॉक आपके लिए लेके आए हैं जिनमें एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। तो क्या है ऐसा राज कि एफआईआई उस पेनी स्टॉक के अंदर घुस गए? कंपनी क्या करती है, कंपनी में दम है या नहीं, कि कहीं कुछ इंटरनल सांठ-गांठ है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है कई सारे पेनी स्टॉक में बिग प्लेयर मैनिपुलेट करते हैं, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो हर एक सच को प्रॉपर से जानेंगे, समझेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये नहीं कि बाइंग की रिकमेंडेशन है जाके खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। देखिए, पेनी स्टॉक के बारे में एक ही चीज बोलूंगा, पेनी स्टॉक इज लाइक पेन। उतना ही लो जितना पैसा डूब जाए, आपको तकलीफ ना हो। क्योंकि मैक्सिमम लोग ये चीज समझते नहीं और पेनी स्टॉक को ही गले तक भर लेते हैं और बाद में कहते हैं मैं बर्बाद हो गया। तो भाई, पेनी कह रहा है मैं खुद पेन हूं, हैंडल कर सकते हो तो आओ, वरना मत आओ। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब शुरू करते हैं जहां पर एफआईआई मजबूती से पकड़े हुए हैं और उस कंपनी की डिटेल एनालिसिस। तो वहां पर पहला नाम है विंसम टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। जी हां, अब ये कंपनी क्या है, कैसे है? तो 100% कॉटन यार्न एंड विस्कॉस पॉलिस्टर एक्रेलिक लीलेन वूल के साथ ब्लेंडेड कॉटन यार्न मैन्युफैक्चर करती है। साथ ही कंपनी डिफरेंट ब्लेंड्स के बुने हुए कपड़े की भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में दो मेनली प्रोडक्ट आते हैं। पहला है यार्न, लार्जेस्ट बिजनेस यूनिट ऑफ विंसम टेक्सटाइल विद द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लाइक मिलेंगे, ऑर्गेनिक, उसके बाद ब्लेंडेड एंड डाइड यार्न। अगर हम फैब्रिक में आते हैं तो कंपनी ऑफर फैब्रिक मॉडल्स लाइक ब्लेंडेड कॉटन मेलेंगे फैब्रिक इन जर्सी, पिक्यू, ईटीसी। अब इनके रेवेन्यू की बात करें तो यार्न से 78% का, फैब्रिक से 8% का, ट्रेडिंग सेल से 9% का और अदर से 5% का आता है। कंपनी डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट सेल करने के अलावा प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का एक्सपोर्ट से कुल रेवेन्यू 45% से भी ज़्यादा है। जी हाँ, 1980 में शुरू हुई थी, यानी लगभग 4 दशकों से कंपनी इस बिजनेस में है। इनके पास 250 से ज़्यादा कस्टमर हैं, 50 कंट्री में काम हो रहा है, 600+ कस्टमर हैं। वहाँ पर अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो एडिडास, सीके, डेकेथन, एच&एम, जॉकी, नाइक, प्यूमा जैसे क्लाइंट हैं। क्लाइंट के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर 55.7%, एफआईआई 32.5% और अदर शेयर होल्डिंग में 11.8, यानी एफआईआई धमाका पोजीशन पकड़ के बैठे हुए हैं। राइट, अब यहां पर एफआईआई का नाम मैंने आपके साथ शेयर किया है। किस किस एफआईआई के फंड हाउस ने इसमें पोजीशन बनाई है वो आपके सामने है कि किस तरीके से ये 32.54% की पोजीशन है। अब देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल को। तो इनका आरओसी 8.35%, आरओई 1.53% है। अगर आप इंडस्ट्री पी देखेंगे तो आप इंडस्ट्री पी पाएंगे 6.89 और स्टॉक पी 7.04, यानी मोटा मोटा इक्वल है, ना महंगा ना सस्ता। लेकिन आरओसी और आरओई ठीक ठाक है, मतलब इंप्रेसिव नहीं है। वहां पर अगर कंपनी पे अगर आप डेट देखते हैं 5 साल पहले तो 353 करोड़ का था और आज के डेट में डेट जो है 270 करोड़ का है, यानी डेट घटाया है, बट बहुत मामूली सा डेट घटाया है। वहां पर पास्ट 1 ईयर में बात करेंगे तो इन्होंने
287% का रिटर्न दिया है। तो अब कहने का सेंस ये है कि क्या एफआईआई के कारण है, इस चीज को समझने की जरूरत है। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें। और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, वीजा स्टील। वीजा स्टील 1996 में स्थापित वीजा स्टील लिमिटेड आयरन एंड स्टील उत्पाद और हाई कार्बन फेरोक्रोम प्रोड्यूस करने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कंपनी के पास उड़ीसा के कलिंग नगर में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और एक कैप्टिव पावर प्लांट है। बात करें रेवेन्यू ब्रेकअप की तो स्पेशल स्टील से 21.4%, फेरोअलाइज से 78.6% का रेवेन्यू आता है। इनका 100% रेवेन्यू इंडिया से जनरेट होता है। कंपनी के साथ एक बड़ी निगेटिविटी एसोसिएटेड ये है कि कंपनी 2011-12 से फाइनेंशियल स्ट्रेस में है। फाइनेंशियल ईयर 13-14 के दौरान डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया था, फिर भी कंपनी की कई वर्किंग कैपिटल पूरी तरीके से समाप्त हो गई। एसबीआई ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत कॉर्पोरेटेड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू करने के लिए एनसीएलटी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। मामला नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने है। नतीजा क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। वहीं अगर आप इनके होल्डिंग पे नजर डालेंगे तो इतने खराब कंडीशन होने के बावजूद एफआईआई ने 22% की हिस्सेदारी यहां पर बना रखी है। वहां पर अगर इनके फाइनेंशियल पे नजर डालेंगे तो लगातार गिरा है, बट 2021 में टोटल इनकम में इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार सिर्फ और सिर्फ लॉस में है। और डेट आपके सामने किस तरीके से भारी भरकम इनके सामने है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात है कि जब मार्केट गिर रही थी, मार्केट से एफआईआई अपना पैसा खींच रहे थे, तो एफआई की होल्डिंग इस शेयर में भी बनी रही। बात करें शेयर की परफॉर्मेंस की तो पिछले एक साल में 161% का ग्रोथ दिखाया है। तो ये है एक बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या कंपनी के साथ कुछ तालमेल होते हैं, क्या साठगांठ होते हैं, ये हमें भी नहीं पता होता है। बट वहाँ पर बहुत बिग प्लेयर, जिसे सार्क कहा जाता है ना, वो इस तरह की कई सारी कहानी करके चले जाते हैं और हम जैसे लोग देखते रह जाते हैं। अब चलते हैं तीसरा शेयर, ब्लिस जीवीएस फार्मा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। 1984 में इनकॉर्पोरेट हुई, जो सपोजिटरी पेसरी कैप्सूल टैबलेट सिरप के रूप में फार्मा फॉर्मुलेशन के मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग करती है, देश विदेश में एक्सपोर्ट करती है। आज के देश में 64 से अधिक कंट्री में प्रेजेंस है। सब सहारन अफ्रीका में भी कंपनी लीडिंग फेज में है। अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, सब अफ्रीकन रीजन में एंटी मलेरियल सेक्शन की निजी लेवल बिक्री में ब्लिस की बाजार की मार्केट शेयर 75% से ज़्यादा है। कंपनी लेटिन अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका में अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश में लगी हुई है। बात करें कंपनी की तो सनोफी, सन फार्मा, मैनकाइंड, एल्केम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहाँ पर अगर आप इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखोगे तो एंटी मलेरियल में 43%, एंटी फंगल में 16%, एंटी इन्फ्लेमेटरी में 7%, एंटीबायोटिक में 5% और अदर्स से 29% का रेवेन्यू जनरेट होता है। लोकेशन वाइज इंडिया से रेवेन्यू बहुत मामूली है, 15.2% का है, लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 84.8% का, यानी बाहरी काम बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। अब वहाँ पर कंपनी सब सहारन अफ्रीकन मार्केट में एंटी मलेरियल, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, डर्मेटोलॉजिकल, कॉन्ट्रासेप्टिव, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक के लिए 250 से अधिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशन बनाती है। यहाँ पर दिसंबर 2021 तक विदेशी निवेशक के पास कंपनी की 19.6% की हिस्सेदारी थी। एफआईआई पिछले 7 तिमाही से लगातार अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो उनकी हिस्सेदारी थी वो 24.2% की थी और अब 19.6% की है। बट ये भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा काउंट होती है एज अ एफआईआई के तौर पे। एफआईआई के अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर पोजीशन बना रखे हैं, जिसमें 6.7% की हिस्सेदारी है। और ये डीआईआई कोई और नहीं बल्कि एलआईसी है जिसकी यहाँ पर हिस्सेदारी है, क्योंकि एलआईसी ने मार्च 2019 में यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट थी 1.62%, जिसको बढ़ाकर 6.66% कर दी।
यहां पर आप एक चीज देखोगे तो हैरान रह जाओगे, इंडस्ट्री पीई है 34.4 और स्टॉक पीई है 526। महंगा नहीं, बम्पर महंगा। वहां पर आरओसी और आरओई ध्यान देने वाला, यानी एक अच्छा है 12.2% और 8.87% का है। वहां पर इनका जो डेट था 3 साल पहले 118 करोड़ का था, अगर आप 5 साल पहले जाओगे तो 132 करोड़ का, और आज की डेट में 101 करोड़, यानी धीरे धीरे डेट को घटा रहे हैं। तो इस तरीके से स्टॉक काफ़ी महंगा है, डेट को थोड़ा थोड़ा करके घटाया है। यहाँ पर अगर इनका नेट सेल देखेंगे तो सालों साल बढ़ रहा है। सेल ग्रोथ में 2019 के बाद गिरावट आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इंप्रूव हुआ है लेकिन 2021 में गिरा है। नेट प्रॉफिट इनका लगातार बढ़ रहा था बट 2021 में गिरा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर नीचे जैसा चल रहा है और डेट 889 करोड़ का है। तो इस तरीके से ये शेयर है। यहां पर अगर आप लर्निंग पकड़ो तो अभी तक 3 स्टॉक मैंने शेयर किए, लेकिन कौन सा स्टॉक है जो आपको अच्छा लगा है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा लास्ट में। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। नेक्स्ट स्टॉक है जी लर्न, डाइवर्सिफाइड प्रीमियम एजुकेशन ग्रुप, जो अपने कई प्रोडक्ट ब्रांड के माध्यम से लर्निंग सॉल्यूशन और ट्रेनिंग प्रदान करता है। साथ ही साथ कंपनी लीज समझौतों पर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है, सर्विसेज के व्यवसाय में भी इन्वॉल्व है। कंपनी एसएल ग्रुप का एक हिस्सा है जो ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच, प्रिंट, एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में भी डील करती है। बात करें इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की तो एजुकेशनल सर्विस रिलेटेड सर्विस से एक्टिविटी से 62.7%, ट्रेनिंग मैन पावर रिलेटेड एक्टिविटी से 26.5%, कंस्ट्रक्टिंग एंड लीजिंग फॉर एजुकेशन से 10.8% का रेवेन्यू आता है। कंपनी के कुल 326.1 मिलियन शेयर में से 61.1 मिलियन शेयर यानी 18.7% की हिस्सेदारी एफआईआई के पास है, लेकिन पिछले तिमाही में ये हिस्सेदारी लगातार घट रही है। इस साल की शुरुआत से ही शेयर दबाव में है क्योंकि एफआईआई और अन्य संस्थाएं हिस्सेदारी सेल करती रही हैं। इस साल जनवरी में मॉर्गन स्टैनले, एससीआई, पीटीआई ने अपने शेयर को बेचा, यानी हिस्सेदारी को बेचा। इंडस बैंक ने भी अपनी हिस्सेदारी को घटाया है। अब मार्केट में खबर यह है कि बाइजू जी लर्न में 51% का स्टेक लेना चाहता है, लेकिन ये डील अभी हुई नहीं है और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अब कंपनी के फंडामेंटल पे देखें तो डेट बर्डन बहुत ज़्यादा है। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो इनकी प्रमोटर होल्डिंग 18.62 थी, उसमें भी 7.96% प्लेज हैं और इस फाइनेंशियल क्राइसिस का जिम्मेदार यस बैंक भी है। उसे हम उस डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहीं पर अगर हम फाइनेंशियल की बात करते हैं तो यहाँ पर 478 करोड़ का मार्केट कैप है, आरओसी 5.21 है, आरओई -0.64 करोड़ का है। वहीं पर कंपनी पे डेट अगर देखते हैं तो 446 करोड़ का है जो साल दर साल बढ़ा है। इंडस्ट्री पी 27.1 है, स्टॉक पी एज पर डेटा आ नहीं रहा है तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूं। तो इस तरीके से ये 4 कंपनियां आपने देखी, बट यहां पर जो आरओसी, आरओई और डेट का आपने हिसाब किताब देखा, कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको लगती है कि इन पेनी में से बेहतर है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं ये समझ पाऊँ कि मेरी मेहनत सफल हुई है, जो मैं एकदम क्लियर कट एनालिसिस के साथ आपको बताना चाह रहा था। अगर वो नाम सही होता है तो मुझे बहुत दिल से खुशी होगी। उसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहाँ पर एफआईआई की बहुत ही अच्छी खासी पोजीशन है, जिसका नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जिसके प्राइसेस भी हैं, यानी पेनी स्टॉक की लिस्ट भी है लगातार आपके सामने। तो आपकी क्या पोजीशन है आप यहां से देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में इंडियन शेयर मार्केट में $23 बिलियन डालने के बाद एफआईएन ने अभी तक फाइनेंशियल 2022 में अपने निवेश को $3.7 बिलियन तक घटा लिया। हालांकि ऐसे पास्ट में कई बार हो चुका है तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको स्टॉक बाय करते हैं तो सिर्फ एफआईआई और फंड हाउस की होल्डिंग को देखकर डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। स्टॉक को एनालिसिस करने का अंदाज होना चाहिए, फंडामेंटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब कुछ देखना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि इस तरह के पेनी स्टॉक में कई तरह की सार्क वाली कहानी होती है जो आपको पता भी नहीं चलती है और गेम हो जाता है और ये कब का कब निकल जाते हैं। तो चाहे वहाँ पर कोई भी बिग प्लेयर हो, चाहे इंडियन हो, बाहरी हो, कोई भी करता है। बट इसमें से भी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो शायद आप रडार पे रख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, किस तरह की एनालिसिस लगी, दिल से ज़रूर बताइएगा। तो ऐसी कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।